बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद नईम अरशद का आपको सलाम पहुंचे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तारक अजीज़ जो बड़े मशहूर व मारूफ एंकर थे और 30 ईयर्स तक उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर नीलाम घर के नाम से एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम किया है। बचपन में हम देखते हुए ही ज़िंदगी की मंजिलें हमने भी तय की और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन था। इस वजह से मैं एक तरह का एक जैसे हदिया तहनीत पेश करना चाह रहा हूँ मरहूम को, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। दूसरी वजह यह है कि 2017 में जब मैं अपने दीगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और जुडिशल अफसरान के साथ बहसीत एग्जामिनर सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के एग्जामिनेशन के बाद पेपर मार्किंग में शरीक रहा, तो उसमें एक यूसुफ सलीम नामी नौजवान ने जुडिशरी के इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की, बावजूद इसके कि फिज़िकल इम्पेयरमेंट थी, वो ब्लाइंड था। तो इसके पीछे भी फ़िलासफ़ी जैसे मुझे बहुत अपील की और मैंने कहा कि आज मैं जो गुफ्तगू अपनी कंटिन्यू करूँगा, बेसिकली जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के एग्जामिनेशन की तैयारी के हवाले से। तो जैसा कि मेरा पिछला लेक्चर यूट्यूब मेरे चैनल पे मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स को हमने डिस्कस किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में मौजूद हैं, और जो इस एग्ज़ाम के लिए दीगर जैसे वो लोग CSS के शरीक होते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एक जैसे प्रोविंशियल लेवल पे कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, लॉ LLB के स्टूडेंट्स के भी कोर्स आउटलाइन में कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर शामिल है। और बात ज़ाहिर है इसी तौर वकालत में तो मैंने जैसे कहा है कि तमाम जजेस ही बुनियादी तौर पर वो उस सिलसिले से गुजरते हैं, बहसीत वकील उन्हें कुछ पीरियड के लिए काम करना पड़ता, तो असल उनकी शनाख्त है। तो सबके लिए है ये मेरी कोशिश है कि उन तक एक ये मैसेज पहुँचे। तो खैर वो जो हम फंडामेंटल राइट्स के ही कंटिन्यूशन में इसे आप नेक्स्ट पार्ट समझेंगे, वो जो 4th पेपर का हिस्सा है। लेकिन मैं इससे, क्योंकि ज़ाहिर बड़ी ज़ख़ीम किताब है, पढ़ना तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम में शरीक होना चाह रहे हैं, जो नवंबर में इंशाअल्लाह ताला 2020 में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट शुरू करवा रही है। तो जो मैं टिप्स देना चाहता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि जब आपने सवाल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आना है, उससे आपने जब गो थ्रू करना है, फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले सेट करना है कि कौन से क्वेश्चन को आप बेहतर अंदाज से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये आपने जब तैयारी के इस 5-6 महीने में सबको अल्लाह ताला ने बसीरत अता किया है और बच्चों को, लेकिन मैंने जैसे पहले भी अपने लेक्चर में बात बताई है कि कुछ क्योंकि हमें मायूसी हुई थी पिछले जो दो एक एग्ज़ाम में हम शरीक हुए हैं एग्जामिनर के तौर पे, और जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी पथेटिक था, काफ़ी पुअर था। 3-3 हज़ार कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम में शिरकत की, लेकिन बहुत कलील तादाद, जैसे 17 में 21, खैर जिसमें वो बच्चा यूसुफ सलीम ब्लाइंड होने के बावजूद भी उसने गेट थ्रू किया। उन गैजेट्स की फैसिलिटी तो उसे थी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। कोई भी बच्चा खुदा ना खास्ता अगर स्पेशल भी है, लेकिन वो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है, तो जैसे वो एक नाबीना ने बीना की से भी बेहतर परफॉर्म किया। तो इसलिए अपने जज्बों को, सच्चे जज्बों को मोजिल रखना है आपने अपने दिलो दिमागों में, तो अल्लाह ताला आपके भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिर हम इस पे आते हैं कि जो मैंने टिप्स की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन, फिर उसे आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा आप बेहतर परफॉर्म दे सकते हैं। कोशिश करनी है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट तो ज़ाहिर कर रहा है बच्चा, लेकिन उसे अगर किसी की कोई कमी बेशी है तो उससे ख़ास तौर पर, और उसके टेनर को ज़रूर समझें, क्वेश्चन के टेनर को समझें। अगर शॉर्ट नोट है उसमें ब्रीफ सा आपने चीज़ों के बारे में बताना है। अगर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करें, इल्यूसिडिएट करें, तो फिर थोड़ा तमाम एंगल्स से भी उसे कर सकते हैं। तो मैं अपने
आपको गोशगुजार करता चलूँ, जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब अपने इस पेपर की खास तौर पर तैयारी के हवाले से, वो मैं कहता हूँ कि कुछ आपने एक चार्ट बना लेना है, उस चार्ट पे बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज हैं, यानी कि कुछ ऐसे समझे कि ऑफिस होल्डर्स हैं आईने पाकिस्तान में जिनका दर्ज है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं जो फेडरेशन की अलामत हैं एंड ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट। तो किस अंदाज से वो जो भी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंट को मुंतखब किया जाना है, तो उसका एक तरीका है। इसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जिस मेजॉरिटी पार्टी को ज़ाहिर है उस हाउस में नेशनल असम्बली में अक्सरियत हासिल है, तो वो जब दोनों तरफ से बाहर है, एक ने उस इलेक्शन में जीतना है, तो नेशनल असम्बली के जैसे आप मेंबर्स जो होते हैं एग्जिस्टिंग, वो खुद भी मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट के लिए मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बंदा एलिजिबल है प्रेसिडेंट के लिए जो वो ही क्वालिफाइज टू बिकम मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। तो इधर वे हो सकता है, तो मुसलमान हो, 45 कम से कम एज हो, तो फिर जैसे हाउस में और लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब करना है, वो जैसा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है कि सेनेट जैसे जो अपर हाउस है वो भी, और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी, नेशनल असेंबलीज के मेंबर्स भी, यानी जो हमारी हर सारे सूबे हैं, तो वो तमाम जगहों पे उनका इंतखाब होगा, जो वोटर्स होंगे उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज है सारा। जबकि प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने देखना है कि जी वो नेशनल असेंबली में जिन्होंने मेजॉरिटी जिनको वोट पड़े वो लीडर ऑफ द हाउस भी होंगे, और वो उनको जो एंटिटी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो बाद जब हम इंटरमिंगल कर जाते हैं तो समझने के लिए देखें कि प्रेसिडेंट अभी तो खैर जब से 8th अमेंडमेंट खत्म हो गई और 18th अमेंडमेंट 2010 में आ गई इस पार्टी के दौर में, जिस पे आजकल काफी डिबेट भी हो रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड। तो उसके पास वो इतने इख्तियार नहीं। मिसाल के तौर पर जब 8th अमेंडमेंट के तहत पिछले बहुत सारे वाकयात कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी हिस्ट्री में लीडिंग केसेस भी हैं, जैसे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पहले 88 में असम्बली डिवॉल्व की, मोहम्मद खान जुनेजो गवर्नमेंट की, तो वो पावर एक्सरसाइज की थी उन्होंने अंडर आर्टिकल 58(2)B, जो विच वॉज अ पार्ट ऑफ 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट से कि जी वो कोई जरूरत नहीं है कि वो 48 के तहत जैसे एक प्राइम मिनिस्टर अगर रूल एडवाइस करेगा कि जी मैं मेजॉरिटी खो रहा हूँ तो जरूरत इस अमर की है, हालात ऐसे पैदा हो गए तो ये असम्बली गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए, असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाए, वो सूरत हाल। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद 2010 से ऑनवर्ड वो सूरत हाल रिवाइव हो गई। तो ये जरा आप गो थ्रू करेंगे, अगर आप इसे ज़रूरत महसूस करें तो वो हुई। फिर दो दफ़ा आपको पता है कि पीछे गुलाम इसाक खान ने 2 दफ़ा की, फिर इन्होंने की, इवन सरदार फारूक अहमद खान लगारी थे 96 में उन्होंने डिज़ोल्व की। खैर वो बाद में मामला 99 में फिर परवेज़ मुशर्रफ। तो ये 18th अमेंडमेंट फिर 2010 में जब इस सारी कंसिडरिंग इट अ चेकर्ड हिस्ट्री कि हाउ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस या जिसे ट्रू पार्लियामेंट्री फेडरल गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो उसे फिर वो 13 में भी कोशिश की गई 13th अमेंडमेंट के जरिए 97 में, आपको पता है जो उस वक्त की हुकूमत थी, लेकिन फिर वो दोबारा 17th अमेंडमेंट के जरिए मुशर्रफ साहब ने उसे फिर ख़त्म कर दिया। खैर ये फिर इन्होंने इसका हल ये ढूंढा कि अब फिर वही जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो ज़्यादा ज़ाहिर पावर्स थी प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकते। और अगर इस किस्म का कोई एडवेंचरिज्म होना है तो फिर भी 18th अमेंडमेंट में आपके इल्म में है कि इसको एक्टिवेट कर दिया गया है आर्टिकल 6 को, कि इट वुड बी टर्म टू बी हाई ट्रीजन मीन सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एक कानून भी खैर मौजूद है। तो मैं जो बात आपको जो टिप्स में देना चाह रहा हूँ
इस पेपर की तैयारी के लिए, तो आप जब चार्ट बनाएंगे तो आप इसी तरह लिख लें जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने ऑफिस होल्डर हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, जैसे जब कोई पार्टी अक्सरियत में आ जाती है तो सबसे पहला फोरमोस्ट उनके काम होता है ताकि टू रन द अफेयर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस इज द सेनेट एंड लोअर हाउस इज द बाइकैमरल जो सिस्टम होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अदारे को चलाने का। तो बाहर वहीं से एग्जेक्टिव के सारे लोग होते हैं, कैबिनेट होती है, मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, एडवाइजर की गुंजाइश मौजूद है, 5 एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर सकते हैं। तो ये इसे आप तो आप देखेंगे तो आपको इस अंदाज से जरा तैयारी करेंगे तो आपका कवर होता है। ऑन द सेम पैटर्न ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप इसको समझेंगे कि हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, हाउ द चेयरमैन सेनेट इज इलेक्टेड, हाउ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली इज इलेक्टेड, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरियन, हु इज द एलिजिबल, सर्टनली ये इन सब के लिए रिस्पेक्टिव हाउस का मेंबर होना जरूरी है। जब हम बात करते हैं अगर चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए तो मेंबर सेनेटर होना पहली ज़ाहिर शर्त है। फिर वो देखें कौन सी पार्टी ज़्यादा बैक करती है वोट्स। जब 2 कैंडिडेट फील्ड हुए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी चेयरमैन के कोई कैंडिडेट है, जो 3 हो सकते हैं डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो वो एक प्रोसेस है जो मेजॉरिटी पार्टी हो, जो असल डेमोक्रेसी का हुस्न है, जो इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो मंशा है कि मेजॉरिटी जो होगी वो रोल करेगी। तो इसी पैटर्न पे समझने के लिए आप यूँ समझें, फर्क सिर्फ ये होगा आपने ऐसे जब जैसे चार्ट में तरतीब देनी है, बहुत सारी चीज़ें बुनियादी एलिजिबिलिटी में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन पैटर्न यही है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको कंसीव करने, इसको अंडरस्टैंड करने, और फिर जब ज़ाहिर है आप इस किस्म का कोई शॉर्ट नोट आता है या आपने इस बारे में लिखना है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने जैसे बताया कि प्रोविंशियल असेंबलीज में फेडरेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नर की पोजीशन मौजूद है, वो प्रेसिडेंट मुकर्रर करता है। वो भी जो बंदा क्वालिफाइज टू बिकम दी मेंबर ऑफ दी यानी प्रोविंशियल असेंबली, तो वो जैसे वहाँ नेशनल असेंबली का क्वालिफाइज टू बी एंड नॉट नेसेसरली कि ही शुड बी, अगर हो भी पहले एमएनए या एमपीए तो वो फिर ज़्यादा वो स्विच ओवर कर जाएंगे। तो वो जब उस स्टीम्ड प्रेस्टिजियस पोजीशन पे हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन उनकी सीट की हद तक इलेक्शन कमीशन करवा सकता है। तो ये इसी तरह जैसे मैंने गवर्नर का बताया, इस तरह प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तरीका है, लेकिन दे विल बी अमंग्स्ट दी will be their voter the members of that respective provincial assembly। तो फिर जब ये सारा सिस्टम हो जाए, और उसी तरह वो भी अपने जब चीफ मिनिस्टर साहब लीडर ऑफ द हाउस, जो मेजॉरिटी पार्टी वहाँ उस सूबे में होगी, तो वो टू रन दी अफेयर्स ऑफ दी, तो वहाँ में वैसे सेरेमोनियल हेड भी होते हैं गवर्नर, लेकिन वो फेडरेशन की एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अंडर आर्टिकल 45 भी है, जैसे मर्सी पिटीशन वगैरह एंटरटेन करते हैं, वो हद वगैरह और इस किस्म के जो कवानीन हैं जो उसमें तो नहीं होता, लेकिन बाकी दीगर में वो उसे रिप्राइव कर सकते हैं या किसी मुलजिम को कन्विक्ट को पार्डन कर सकते हैं। जब सारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जब इवन रिव्यू भी खारिज हो जाए या ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई किसी फौजदारी मुकदमे में वो अगर किसी मुलज़िम को सज़ा होगी तो उसे उसमें गुंजाइश मौजूद है। तो ये इसे तैयार करने के लिए आप इस तरह के ख़ासतौर पर टिप्स रखें। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, लेकिन कुछ ऐसे ओहदे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल की पैदावार है। बाकी तो अगर देखेंगे ना, सिविल सर्वेंट एक्ट है 1973 का, फेडरल का भी है, प्रोविंशियल का भी है वगैरह, इसी तरह कोई ऑटोनमस बॉडीज भी हो सकती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जिनका जिक्र है, क्योंकि ये मेन एक मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि ये एक फ्रेमवर्क मुहैया करता है, एक तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करता है। जब मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला पिछला आपके साथ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि एवरीबॉडी हैज गॉट द फंडामेंटल राइट, irrespective of the fact somebody is rich, somebody is poor, somebody is having some position,
बट इफ अनकॉन्स्टिट्यूशनली इफ एनी पर्सन, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे गवर्नमेंट से ये 8th अमेंडमेंट की पावर्स एक्सरसाइज होने के बाद जैसे गवर्नमेंट डिसमिस होती रही हैं, असम्बली डिसॉल्व होती रही हैं, तो क्या था, वो उनके फंडामेंटल राइट थे। जब ज़ाहिर उन्होंने चैलेंज किया उस वक़्त के जो गवर्नमेंट के अहदेदारान थे या उनके नुमाइंदे जो अफेक्ट हुए, तो वो एक तरह का उनका भी फंडामेंट रहता कि जी नहीं, ये दी सर्कमस्टांसेस वर नॉट वारंटिंग टू एक्सर्स एंड empowering the President of Pakistan, notwithstanding the fact that power is vested with him under Article 58(2)(b), which is the part of the 8th Amendment. So ये इस अंदाज से आपने अगर अपना तैयार करना है तो वो फिर कहते हैं टू डेल्ट इन विद इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 4। तो फंडामेंटल राइट्स में वो डिग्निटी भी है, अरेस्ट के खिलाफ भी है, वो दीगर है, कोई बिजनेसमैन है, कारोबारी है, उसके फ्रीडम के हकूक़ है, असम्बली के हकूक़ हैं, लोगों के इकट्ठे होने के असूल हैं, बच्चों की तालीम हासिल करने के, हर वो एक रेपिटेशन हो जाएगी। तो ये मैं जिस तरह इसी तरह आर्टिकल 100 है वो डील करता है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जैसे उसका क्राइटेरिया दिया है कि whoever is eligible to become the judge of the Supreme Court, so he can be appointed, that senior lawyer can be appointed by the federal government. The appointing authority is certainly president, but the on the advice of the prime minister who is ruling the country and is the head of the government. तो वो बेशुमार जैसे असम्बली को प्रोवॉक कर रहे हैं या असम्बली के सेशन होने हैं तो वो हमेशा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो गो के वो सेरिमोनियल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन वो एक डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। एडवाइस हर मामले, जैसे सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको एडवाइस देनी है कि जी चीफ ऑफ द आर्मी मिनिस्टर, आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह वगैरह। जिसे मैंने जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान who is considered as per provision of the constitution principal law officer of the federal government, who represent the federal government before the honorable superior courts in any matter where federal government very recently, जैसे अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मामला जो प्रोसीडिंग थी, those were called in question by honorable judge of the supreme court, those are based on some malice and malafide। ये भी जस्ट कल शॉर्ट ऑर्डर भी आ गया जिसमें उनको उसको कालादम करार दे दिया वो कि इनलैंड रेवेन्यू जो रेवेन्यू के मैटर्स को डील करता है, टैक्सेस के मामले को डील करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि वो उनकी वाइफ के एसेट्स के हवाले से, बच्चों के एसेट के हवाले से वो कभी किसी वक्त फिर डिटेल में जब जजमेंट आ जाएगी तो उसे भी। सो जैसे मैं इन एंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अगर इस तरह आपने चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है, बेशुमार चीज़ें एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगी, सिमिलर होंगी, क्राइटेरियन का थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा कि हु इज़ एलिजिबल फॉर दैट वेरी पोजीशन। तो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। जैसे मैंने बता दिया कि इसी पैटर्न पे, प्रेसिडेंट वाले पैटर्न पे गवर्नर भी होते हैं, इस तरह प्राइम मिनिस्टर वाले ही पैटर्न पे चीफ मिनिस्टर जो भी पार्टी या कोई अलायंस होगा तो जिनको वो फील्ड करेंगे एज ए कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप एज द केस में भी, तो वो वहाँ पे जैसे मेजॉरिटी वोट उन्हें उस असेंबली से मिलेगा तो वो आगे चलेगा। इस तरह ये मैंने ये बता दिया कि ये फिर आगे उसी के जैसे फिर वो दिस इज डिस्क्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु कमांड्स मेजॉरिटी वंस द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, हैज़ बीन सेट अप। So then he is empowered to any of the person, but necessarily, compulsorily, if somebody is being made member of the cabinet as minister or minister, federal minister or minister of the state, वज़ीर ममलिकत जिसे बोलते हैं, इसी तरह प्रोविंसेस में प्रोविंशियल मिनिस्टर या फिर वहाँ खैर वो नहीं है तो वो जो सूबाई वज़ीर होंगे वो उनको मेंबर होना ज़रूरी है सूबाई के लिए, ज़ाहिर मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली और उसके लिए फेडरल के लिए मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली या मेंबर ऑफ द सेनेट। लेकिन एडवाइज़र के लिए शर्त नहीं है, लेकिन उसमें एक क्लॉज किया हुआ है कि नॉट मोर देन 5। तो
तो बहरहाल ये बाद में कुछ डिबेट होती भी रहती है कि क्यों अगर मौजूद है तो ज़्यादा एडवाइज़र ये क्यों बनाए जाते हैं। इसी तरह जैसे ऑन द सेम पैटर्न ऑडिटर जनरल मैंने बात की, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हु रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट इन द बिफोर द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट इज द पार्टी। तो इसी तरह क्योंकि एक इटसेल्फ एक चैप्टर है ऑडिट एंड अकाउंट्स, आपने देखा होगा ये फेडरल फंड्स होते हैं, प्रोविंशियल होते हैं, जो लेवीज होती हैं, जो महसूलात होते हैं, रिसीट्स होती है टैक्सेस की माध्यम से, फिर उनकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है सूबों के जैसे मामलात हैं बेशुमार इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, मिनरल्स से रिलेटेड, तो उसमें कोई सूबों के दरमियान किसी किस्म का खिलाफ पैदा हो सकता है। तो वो हम एक ऑडिट के हवाले से जितनी पूरे बजट की एलोकेशन होती है, जब बजट अनाउंस होता है, जैसे अभी रिसेंटली बजट होता है, तो वो ऑडिटर जनरल फॉर पाकिस्तान फिर उनकी एक पूरी हायरार्की है पूरे पाकिस्तान में, तो वो ही इज कंसीडर्ड टू बी दी प्रिंसिपल ऑडिट ऑफिसर। बट these constitutional entities are also answerable before the parliament. Parliament is the supreme institution. तो वो जहाँ जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी होती है कंप्राइजिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो वो सारी कमेटी होती है। ये लंबी डिटेल की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आपने जब इनको इस अंदाज से समझना है तो आपके लिए आसानी होगी। पढ़ना तो यकीनन आपको पढ़ना ही है, पढ़ना तो है तवज्जो से, पूरे खुलूस नीयत से। जो कमी बेशी रह गई है, जब आप किसी चीज़ को अच्छे अंदाज से पहले नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा मेरे ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में कि जी अगर हमें आपको इस अंदाज से ज़रा समझाया जाए तो मज़ीद डिटेल में। तो मैंने क्योंकि अपने तौर पे ये बाइफरकेट की, अब मैं एक दूसरा इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर होगा वो मैं कुछ हमारे अदारे हैं, यानी कि वो हैं तो सब रेलेवेंस, ये क्योंकि इंडिविजुअल एंटिटीज़ का मैंने मिसाल के तौर पर आपको मेन बता दिए, और भी यकीनन होंगे, लेकिन वो उन अदारों का भी हम इंशाल्लाह ताला, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो आई होप कि जी आप तक इंशाल्लाह ताला ये टिप्स की शक्ल में कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मैंने हिस्सा कवर किया है। थैंक यू वेरी मच।